प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम चर्चा करेंगे छायावादोत्तर गीति काव्य, प्रयोगवाद एवं नई कविता के बारे में। इससे पूर्व कल हमने राष्ट्रीय चेतना संपन्न काव्यधारा और प्रगतिवादी काव्यधारा के बारे में चर्चा की थी। छायावादोत्तर गीति काव्यधारा छायावादोत्तर काल में से ऐसे गीतिकारों की एक पीढ़ी भी काव्य क्षितिज पर उदित हुई जिसके काव्य का मूल स्वर प्रेम था। यद्यपि वह स्वर छायावादी काव्य के स्वर से सर्वथा भिन्न है और इस काव्यधारा के सिरमौर कवि है हरिवंश राय बच्चन, जिनकी मधुशाला की लोकप्रियता ने हिंदी काव्य में एक नए वाद को जन्म दिया जो आगे चलकर के हालावाद नाम से जाना गया। किंतु ये कोई महत्वपूर्ण काव्यधारा नहीं थी और आगे चलकर इसका अनुसरण करने वाले बहुत कम कवि हुए। गीति काव्य परंपरा में हरिवंश राय बच्चन के बाद जो प्रमुख कवि हुए हैं उनमें से चंद नाम है गोपाल सिंह नेपाली, गोपाल दास नीरज, बलवीर सिंह रंग, शिव मंगल सिंह सुमन। ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने हिंदी कविता को जनमानस में लोकप्रिय बनाया तथा कवि सम्मेलनों के मंच को एक गरिमा प्रदान कर कविता को जनता के बीच ले गए। गीतात्मकता इन कवियों की सबसे प्रमुख विशेषता है, यानी इनकी कविताएं गेय है, गीतों के रूप में लिखी गई है। इनके गीतों में प्रेम है, मस्ती है, मानवतावाद है, समतावाद है तथा रवानी तथा गेयता इस काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं रही है। अब हम बात करते हैं प्रयोगवादी काव्यधारा की, यानी प्रयोगवाद का जन्म कब से हुआ, कौन कौन से प्रमुख रचनाकार इसमें आते हैं और इस युग में लिखी गई इन कविताओं की मुख्य विशेषताएं क्या है। प्रयोगवादी काव्यधारा का आविर्भाव आगे के संपादन में 1943 में प्रकाशित तार सप्तक के साथ होता है। यद्यपि तार सप्तक की मूल योजना गजानन माधव मुक्तिबोध की थी, किंतु इसे अज्ञे ने क्रियान्वित किया। तार सप्तक में मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा तथा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे ये 7 कवि थे जिनकी रचनाएं तार सप्तक में प्रकाशित हुई। ये सभी कविताएं उनके आत्मकथ्य के साथ प्रकाशित हुई हैं तथा अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका लिखी है जिसमें प्रयोगवाद की चर्चा की है। ये सभी कवि विभिन्न भावधाराओं के कवि हैं। 1943 के बाद अज्ञे के संपादन में ही 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। उसके बाद 1959 में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ तथा 1979 में चौथा सप्तक प्रकाशित हुआ। परंतु सन 1951 तक आते आते प्रयोगवाद का नाम ही नवी कविता हो चला था। वैसे भी तार सप्तक ने हिंदी कविता के विकास को जो मोड़ दिया
उस दृष्टि से बाद के सप्तकों का कोई महत्व भी नहीं है। प्रयोगवादी काव्य तथा उस पर सैद्धांतिक चर्चा को हिंदी की कुछ प्रमुख पत्रिकाओं ने पूरा प्रश्रय दिया, जिनमें प्रतीक, पाटल, कल्पना, ज्ञानोदय, धर्मयुग, लहर और तथा कृति आदि पत्रिकाएं प्रमुख हैं। अगेय को प्रयोगशील काव्य आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने तार सप्तक की भूमिका में काव्य के क्षेत्र में प्रयोगशीलता की सार्थकता पर विचार व्यक्त करते हुए यह स्पष्ट किया है कि कवियों को नए प्रयोगों द्वारा उन क्षेत्रों का अन्वेषण करना चाहिए जिनको अब तक अभेद्य माना गया है। उन्होंने इसी क्रम में ये भी कहा है कि तार सप्तक में संकलित कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं हैं, अभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी है, यानी नए मार्गों की खोज पर लगे हुए कवि हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे ये जो प्रयोगवादी कविताएं हैं इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। प्रयोगवादी कविता का जो मूल स्वर है वो निषेध का है, यानी अब तक हिंदी साहित्य में जो काव्य सृजन हुआ उसकी चाहे विषय वस्तु रही हो, यानी चाहे उसका भाव हो पक्ष हो या चाहे कला पक्ष हो, बिंब हो, प्रतीक हो, भाषा हो, उपमान हो, अलंकार हो, उन सभी पारंपरिक चीज़ों का विरोध करना प्रयोगवादी कविता का एक मूल स्वर दिखाई देता है। वह परंपरागत काव्य मूल्यों का निषेध करती है और प्रयोगवादी कवि ये मानते हैं कि कविता रस प्रधान नहीं बुद्धि प्रधान होनी चाहिए। कविता हृदय का विषय नहीं बुद्धि का विषय है। उसमें अति बौद्धिकता के कारण बहुत ही दूरता भी आ गई है, यानी आम आदमी उसको पढ़ करके समझ सके ऐसा उसमें नहीं है। बहुत कठिन होती चली गई है, बहुत गूढ़ होती चली गई है। वह लघुता तथा क्षण की महत्ता का चित्रण करती है, यानी इन यथा कवियों की नज़र में क्षण का महत्व सर्वाधिक है। न अतीत न भविष्य, जो वर्तमान है वही सब कुछ है। साथ ही जिसको लघु या सूक्ष्म मानकर अब तक साहित्य में उपेक्षित किया गया, उस विषय पर भी इस काल के कवियों ने अपनी लेखनी चलाई है। प्रयोगवादी कविता में यथार्थवाद के प्रति पूर्ण आग्रह है, इसलिए निराश्य भाव भी है। यानी जीवन जैसा है, जीवन की समस्याएं, कुरूपताएं, विद्रूपताएं जैसी है उसका यथातथ्य चित्रण करना, उसमें जीवन मूल्यों के प्रति अनास्था है, साथ ही संशय का भाव है। इस युग की कविता में सामाजिक भाव के स्थान पर घोर वैयक्तिकता है, यानी रचनाकार का समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं, वो आत्म केंद्रित है। जो उसे अच्छा लगे वह वही लिखता है। वह जीवन के कुरूपतम तथा अश्लीलतम रूप का भी चित्रण करती है। अभिव्यक्ति भंगिमा की दृष्टि से प्रयोगवादी कविता नए उपमानों की तलाश करती है। परंपरागत छंद विधान तथा गीतात्मकता को तोड़ती है। नई नई अभिव्यक्ति
शैलियों की तलाश करती हैं। वह सभी प्रकार के बंधनों से स्वयं को मुक्त मानती है। इसलिए प्रयोगवादी कविता में कटुता है, नग्नता है और साथ ही मुक्त यौन प्रतीकों का बाहुल्य है। प्रयोगवादी काव्यधारा के बल पर ही 1948 के आसपास नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार तथा नरेश नामक 3 कवियों ने मिलकर नकेनवादी कविता की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसने प्रयोग को ही साध्य मानकर काव्य की विवेचना की। किंतु यह काव्यधारा इन तीनों कवियों तक ही सीमित रह गई, क्योंकि इसका कोई सबल वैचारिक आधार नहीं था। अब हम आगे चर्चा करेंगे नई कविता के बारे में। सन 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्त तथा डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में एक अर्धवार्षिक पत्रिका का प्रारंभ हुआ, जिसका नाम था नई कविता। इस पत्रिका में नई कविता नाम से एक नई काव्य धारा का सूत्रपात माना जाता है। यद्यपि यह प्रयोगवादी काव्य धारा का ही विस्तार है, लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता के प्रतिमान नामक अपनी कृति में बाकायदा नई कविता के स्वरूप एवं उसकी अवधारणा को स्पष्ट किया है। दूसरा सप्तक के प्रकाशन तक आते आते हिंदी कवियों को यह लगने लगा था कि प्रयोगवाद एक स्वस्थ एवं प्रतिनिधि काव्य प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि वह मानव कुंठाओं तथा वर्जनाओं से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकी है। प्रयोगवाद की ह्रासोन्मुखी प्रवृत्तियों के कारण हिंदी का प्रतिभाशाली कवि उससे मुक्त होने को छटपटा रहा था तथा नई कविता ने उसे ये मुक्ति प्रदान की। सुमित्रानंद पंत, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, डॉक्टर नगेंद्र आदि ने अपने आलोचनात्मक लेखों में नई कविता नाम को स्वीकार किया तथा डॉक्टर नामवर सिंह ने कविता के नए प्रतिमान नामक ग्रंथ में नई कविता की अवधारणा पर अपनी स्थापनाएं दी हैं। प्यारे बच्चों, कल हम आगे चर्चा करेंगे नई कविता की सामान्य विशेषताओं के बारे में। आज बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।